नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ बैंकिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे सर्कुलर को लेकर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके बड़े एनबीएफसीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो अभी मार्केट में काम कर रही हैं। और वो जो सर्कुलर है वो एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक का है, जो कि रेगुलेटर है सारी एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। और उसका एक रीसेंट सर्कुलर आया है जो कि बहुत ही एहतियात वाला है उनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो आज मैं उसकी डिटेल्स देने वाली हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर इम्पॉर्टेंट वीडियो, हर नए वीडियो का अपलोड आप तक, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ऐसा क्या सर्कुलर आया है जो कि एनएचबी के हिसाब से बैंक्स में, एचएफसीज में रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी 14 तारीख को, इनफैक्ट 13-14 तारीख मई में 2023 की ये सर्कुलर आया है एनएचबी का अर्ली वार्निंग सिग्नल फ्रेमवर्क को लेकर के, जिसे EWS भी कहा जाता है। तो इसमें जो एचएफसीज के रेगुलेटर हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, उन्होंने ये सर्कुलर दिया है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, बड़ी साइज की, यानी कि जिसका एसेट जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, उन्हें ये EWS सिस्टम जो है अडॉप्ट करना चाहिए अपने सिस्टम में। फिनेंशियल फ्रॉड्स और उसके प्रिवेंशन को लेकर के अपने सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए EWS को। और जो NPA हो जाते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि HFC के साथ फ्रॉड हो गया और गड़बड़ हो गई, तो उसको एहतियात में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ये EWS सिस्टम यानी कि अर्ली वार्निंग सिग्नल सिस्टम जो है अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है काफ़ी हद तक। तो इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक का ये भी कहना है कि जो वो एनालाइज कर पाए हैं, जिस तरह के फ्रॉड्स रिपोर्ट होते हैं HFC से उनके पास, उसके बेसिस पे जो रीजंस बेसिकली फ्रॉड के सामने आए हैं वो यही है कि या तो सेलर इम्पर्सोनेशन होता है, यानी कि प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति की है और कोई और व्यक्ति ही उसमें सेलर बन के उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, जिसकी प्रॉपर्टी ही नहीं थी वो सेलर बन करके प्रॉपर्टी को बेच देता है। देन नंबर 2 रीजन है फेक इनकम या फिर फेक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स देने का, कि एक्चुअली जो लोन ले रहा है व्यक्ति, जो बोरोवर है, उसकी कमाई ही उतनी नहीं है या फिर वो उस नौकरी में नहीं है और उसके वो फर्जी कागज बना करके बैंक में सबमिट कर देता है, जिसके बेसिस पे उसको लोन मिल जाता है, जबकि उसकी हैसियत ही नहीं थी लोन को रीपे करने की। देन नंबर 3 जो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है फ्रॉड्स का रीज़न बैंकिंग एनबीएफसीज में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, दैट इज़ फेक टाइटल डॉक्यूमेंट्स की। जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी अपनी वो मॉर्गेज कर रहा है, गिरवी रख रहा है बैंक के पास, वो उसको जो उस प्रॉपर्टी के जो कागज़ हैं वही नकली बनाए गए हैं या फेक हैं या उसमें गड़बड़ की गई है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल की जगह कलर्ड कॉपीज जमा करवा दी जाती हैं, तो इस तरह की गड़बड़ियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। एंड आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, 4th रीजन, दैट इज कॉल्यूजन विद द बिल्डर एंड द बोरोवर, यानी कि जो बिल्डर हैं वो बोरोवर को दिखा देते हैं कि ये सच में प्रॉपर्टी खरीद रहा है और उसके नाम पे सेल डीड कर लेते हैं, जिसमें हार्डली 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और उस सेल डीड के बेसिस पे वो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का लोन ले लेते हैं बोरोवर, हालांकि उसने प्रॉपर्टी कभी खरीदी ही नहीं। तो इस तरह के बिल्डर और बोरोवर के कॉल्यूजन से सेल डीड तैयार करके प्रॉपर्टीज पे लोन लिया जा रहा है, हालांकि वो प्रॉपर्टी रियलिटी में, एक्चुअल में कभी खरीदी ही नहीं गई है। तो इस तरह के भी फ्रॉड्स काफ़ी देखने में आ रहे हैं। इनफैक्ट एज अ लॉयर ऑफ एनबीएफसीज रिसेंटली मैंने कम से कम 7 या 8 केसेस इस तरह के देखे हैं लास्ट 1 ईयर में, जिसमें कि बिल्डर और बायर के कॉल्यूजन की वजह से फ्रॉड हो गया है एनबीएफसी के साथ, बैंक के साथ। तो ये जो डेफिशिएंसीज हैं, ये जनरली क्या होता है कि जब कस्टमर लोन देना बंद कर देता है, EMI देना बंद कर देता है और उसका जो लोन अकाउंट है वो NPA में यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है, उसके बाद जो एनबीएफसीज हैं उसको वेरीफाई करती हैं और उस अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करती हैं। तो इसी को लेकर के जो NHB है उसने ये सर्कुलर निकाला है
कि ये जो फ्रॉड कंट्रोल्स हैं, ये जो फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम है, ये लोन देने से पहले होना चाहिए, ना कि एनपीए होने के बाद होना चाहिए। अगर लोन देने से पहले इस सिस्टम को अपने सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बना लिया जाए तो इस तरह के फ्रॉड कभी होंगे ही नहीं, और एनपीए अकाउंट के एनपीए होने की वेट नहीं करनी पड़ेगी फ्रॉड डिक्लेयर करने के लिए। तो इसके लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए बैंक में, जैसे कि EWS का नाम दिया गया है, अर्ली वार्निंग सिग्नल का नाम दिया गया है, और बोला गया कि ये जो क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोसेस है सिस्टम, उस सिस्टम के साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, और इनके क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम का पार्ट होना चाहिए इन चीज़ों को वेरीफाई करना। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की वेरिफिकेशंस कर सकते हैं टू कंट्रोल द फ्रॉड एंड टू मेक योर अर्ली वार्निंग सिग्नल रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। माई सेल्फ एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, एंड इन एनी केस अगर आप चाहेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप अर्ली वार्निंग सिग्नल के लिए किस तरह का सिस्टम बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है या जो लोन से रिलेटेड फ्रॉड्स जिस तरह के होते हैं उसको लेकर के आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, सो दैट आप ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको एक स्ट्रॉन्ग रूप दे सकें और अपनी क्रेडिट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का पार्ट बना सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। एंड इफ यू नीड एन आउटसाइड रिसोर्स टू डू दिस मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर यू। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन दैट केस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्द।